हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और घर में रह करके स्वाध्याय कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। यह बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स यूनिट 5 से है। टॉपिक है बिहार में बाढ़, फ्लड इन बिहार। हम आज इसमें जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है, बिहार में बाढ़ आने के क्या कारण हैं और बिहार में बाढ़ आने से क्या प्रभाव होता है। और फिर हम जानेंगे कि बिहार में बाढ़ के रोकथाम के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम अब टॉपिक पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 60% भाग है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 65% भाग उत्तरी मैदान तथा 35% भाग मध्य बिहार में स्थित है। देश में एक वर्ष में कुल बाढ़ से नुकसान का 20% बिहार में होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 के अनुसार बिहार देश का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। एक कृषि प्रधान राज्य होने के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ से इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10.38 करोड़ है और इस राज्य में बाढ़ की व्यापकता और बारंबारता से लगातार यहाँ की जनसंख्या संघर्ष कर रही है। फिर भी आज तक बाढ़ प्रबंधन की कोई टिकाऊ योजना नहीं बनाई जा सकी है। बिहार में बाढ़ आने के यदि कारणों की चर्चा किया जाए तो यहाँ बाढ़ आने के बहुत से कारण हैं, जिनमें कुछ कारणों का जो प्रमुख है उसका चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। पहला कारण है हिमालयी ढाल और उनके अपवाह क्षेत्र में अचानक और भारी वर्षा। दूसरा है अनिश्चित मानसून तथा अल्पावधि में नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा। तीसरा है हिमालय पर्वत और झारखंड पठार के बीच बेसिन की बनावट। चौथा है नदी तल में गाद का जमाव, जैसे कोसी, कमला, बलान और बागमती में इस तरह के निक्षेप मिलते हैं। पांचवा है गंगा द्वारा सहायक नदियों के जल स्रोतों में अवरोध। छठा है नदियों का मार्ग परिवर्तन, जैसे कोसी नदी का। सातवां नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र। आठवां है वनों का विनाश। नौवां है मानवीय कारण, जिसके अंतर्गत बांध एवं तटबंध का सुनियोजित तरीके से निर्माण न किया जाना। और 10वां है नेपाल के साथ नदी जल समझौता का अभाव। कुल मिलाकर गंगा नदी की बेसिन की ढालनुमा बनावट और अल्पकाल में सीमित क्षेत्र में भारी वर्षा का होना बाढ़ का प्रमुख कारण है। स्पष्ट है कि कहीं भी हिमालय और निम्न छोटा नागपुर पठार में अधिक वर्षा होगा तो बिहार में बाढ़ का खतरा हो जाएगा। अब आइए हम जानें कि बाढ़ का प्रभाव क्या पड़ता है आम जीवन पर। तो बाढ़ से बिहार में अपार क्षति होती है। फसलें नष्ट होने के साथ साथ आवागमन और सिंचाई के साधन भी नष्ट हो जाते हैं। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं
1953 से 78 ईस्वी तक बिहार में प्रतिवर्ष और औसतन 24.5 करोड़ रुपए की क्षति हुई। देश में होने वाली बाढ़ से कुल क्षति का 20 से 30% बिहार का होता है। प्रतिवर्ष बिहार की 75% आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। 1987 ईस्वी के प्रलयंकारी बाढ़ में लगभग 1.90 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 104 स्थलों पर तटबंध टूटे थे। इसके साथ ही भवन, रेल लाइन, सड़क, कृषि उत्पादन आदि में 132 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी। दोआब क्षेत्र में नदियों के चौर और मन में जल जमाव की समस्या अस्थायी हो जाती है, जिससे खरीफ फसल नहीं हो पाता है। साथ ही मलेरिया जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। गंगा का दक्षिणी कगार ऊंचा होने के कारण बरसात में फतुहा से लखीसराय तक टाल क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके साथ साथ बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी द्वारा अपना तटबंध तोड़कर अपना मार्ग बदलने के कारण बिहार के लगभग 10 जिले, जिनमें प्रमुख रूप से सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज और खगड़िया जिले अगस्त 2008 में बाढ़ के चपेट में आ गए थे। बाढ़ की विभीषिका इतनी विकराल थी कि इन जिलों के 25 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को बिहार की इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ा था। बाढ़ बिहार में न सिर्फ आर्थिक नुकसान करती है, बल्कि सामाजिक आर्थिक नुकसान भी करती है। बाढ़ के कारण लोगों के पास रहने के लिए कुछ रहने एवं खाने की भारी किल्लत हो जाती है। बाढ़ के कारण न केवल कृषि पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि आम आदमी भुखमरी से लड़ने के लिए या तो इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं या अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। बाल बच्चों को छोड़कर अन्य जगह प्रव्रजन कर जाना परिवार को छिन्न भिन्न कर देता है। तो ये हमने जाना कि बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है आम जनजीवन में और माल जाल पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि हम बाढ़ की भयावहता या बाढ़ की विभीषिका या बाढ़ की समस्या को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति को इंसान समझ के द्वारा समझना और उसके द्वारा सारे क्रियाकलाप को करना एक मुश्किल काम है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि बाढ़ से होने वाली समस्या को हम कम करें। बाढ़ आने के कारणों पर गौर करने से स्पष्ट है कि बाढ़ को 100% रोकना संभव नहीं है, क्योंकि बाढ़ आने के प्राकृतिक कारण ही ज़्यादा और मानवीय कारण कम हैं। फिर प्रकृति के सामने हम असहाय हैं। ऐसी स्थिति में बाढ़ के बजाय बाढ़ से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। बाढ़ों को रोकने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रही, लेकिन सरकार का प्रयास मुख्यतः अस्थायी और कम समय के लिए राहत देने में ही साबित हुई। भैंसालोटन में गंडक पर बांध और हनुमान नगर में कोसी पर बांध बाढ़ की समस्या को खत्म करने में एक छोटी सी प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। अब आइए चर्चा करें कि बाढ़ को से होने वाली क्षति को कम करने के लिए या बाढ़ रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। पहला, बाढ़ की समस्या बरसात की समस्या है। योजना ऐसी होनी चाहिए जो बरसात में बढ़े जल का प्रबंधन कर सके। दूसरा, बिहार के बाढ़ की समस्या को तभी निराकृत किया जा सकता है जब हिमालय से
गिरने वाली सभी नदियों के जल को बिहार के मैदान की ऊंचाई से ऊपर ही एक बड़ा नहर बनाकर नियंत्रित कर दिया जाए और इस नहर का विकास बरसात के दिनों में बंगाल की खाड़ी तक कर लिया जाए तथा इस नहर के जल को दक्षिण बिहार के मैदान में भी ले जाया जाए। अब तीसरा है, नदी के तटीय क्षेत्र में जमकर वनीकरण किया जाए ताकि नदियों में निक्षेप की मात्रा कम हो और तटीय क्षेत्र में मृदा अपरदन रुके। तटबंध की ऊंचाई छोटी होनी चाहिए तथा उसको एक सुव्यवस्थित अफवाह प्रणाली से जोड़ देना चाहिए ताकि बाढ़ के समय जल आसानी से कम नुकसान पहुंचाते हुए अपने प्रवाह को पकड़ ले। पांचवा है, पठार से बहने वाली नदियों पर बांध और जलाशय बनाकर आसानी से प्रतिबंधित किया जा सकता है और इससे दक्षिणी बिहार के मैदानी सुखाड़ क्षेत्रों को जल मुहैया कराया जा सकता है क्योंकि नदियां छोटा नागपुर की उच्च भूमि से निकलती है जहां बांध बनाना आसान है। और अंतिम जो बिंदु है, छठा, उत्तरी बिहार के मैदान की बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए नेपाल सरकार से जो बातचीत चल रही थी उसे त्वरित करना चाहिए ताकि सप्तकोशी डैम प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन जल्द से जल्द हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इस चीज़ को भलीभांति समझ गए होंगे कि बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है, बिहार में बाढ़ आने के क्या कारण हैं, बिहार में बाढ़ आने से क्या आम जीवन और माल और फसल पर उसका प्रभाव पड़ता है और बाढ़ की समस्या को या बाढ़ आने से होने वाले नुकसान को हम किस तरह से कम कर सकते हैं और या हम कहें तो बाढ़ की समस्या को हम किस तरह से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बड़े ही ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।